सब अपने रोल नंबर्स ठीक कर लें काइंडली। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्या हाल चाल है जी? खुशबाश हो? जिंदगी सही गुजार रहे हो? रोज मैं आप लोगों का हाल पूछता हूँ, देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक जो कि है जीबीएस, गिलियन बारबेयर सिंड्रोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बॉडी की एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है, अब काफी बेहतर है। एक बॉडी की ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से होती है। मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्या होती है ये मैं आपको जाके थोड़ा सा आगे बताता हूँ। और ऑटो इम्यून है, ज्यादातर उन पेशेंट्स में देखने को मिलती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक हुआ हुआ होता है। और इसमें आपकी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम नर्व्स को अटैक करता है। एक्चुअली नर्व्स के ऊपर आप सबको पता है कि माइलिनेशन हुई हुई होती है। माइलिन की एक शीथ होती है जो नर्व की कंडक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करती है। साल्टेटरी कंडक्शन में माइलिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जीबीएस इज एक्चुअली अ रेयर डिसऑर्डर, है तो रेयर, लेकिन इसमें आपकी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो है वो नर्व्स को अटैक करना शुरू कर देता है। और इसका नाम हमने रखा हुआ है असेंडिंग पैरालिसिस। असेंडिंग पैरालिसिस हम इसे क्यों कहते हैं ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। होता इसमें क्या है कि ये आपकी नर्व्स हैं, इसको इसमें ये माइलिनेशन हुई हुई होती है। ये माइलिनेटेड नर्व्स को जो है ना वो इन्वॉल्व करता है। माइलिनेशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है बहुत ज्यादा फास्ट कंडक्शंस में। आपको पता है कि माइलिनेशन की वजह से साल्टेटरी कंडक्शन होती है, जंपिंग कंडक्शन होती है, और वो बड़ी तेजी से होती है। और उससे बड़ी तेजी से एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। यानी कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह बड़ी तेजी से मूव करता है। लेकिन अगर ये माइलिनेशन किसी तरह से इफेक्ट हो जाए, डीमाइलिनेशन हो जाए, तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो अपनी जो टारगेटेड एरिया है उस तक नहीं पहुंच पाती टाइम पे। और जो मोटर रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है, वो डिले हो जाता है। और जिस इसकी वजह से आपका जो मस्कुलर रिस्पॉन्स है, जो मसल्स हैं, वो बहुत वीक होना शुरू हो जाते हैं और बड़ा रिस्पॉन्स उनका डिले होना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली इट इफेक्ट्स दीज माइलिनेटिंग जो आपकी फाइबर्स होते हैं उनको ये इफेक्ट करती है। ये देखें कि ये आपके सामने एक नॉर्मल जो है वो आपके पास नर्व है जिसकी माइलिनेशन हुई हुई है, और ये एक डीमाइलिनेटेड नर्व आप देख रहे हैं जिसमें आपकी बॉडी के अपने ही इम्यून सिस्टम ने इस माइलिन शीथ के ऊपर अटैक किया है और इसको डैमेज कर दिया है। ठीक है, होता ये क्यों है? इट इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्या है? ज्यादातर ये इन्फेक्शन हमें किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद देखने को मिलता है। जीबीएस जो कि हेपेटाइटिस है या एचआईवी के पेशेंट्स हैं या साइटोमेगैलो वायरस के पेशेंट हैं, हैवी इन्फेक्शंस के बाद हमें ये देखने को मिलता है। यानी कि जीबीएस जो है वो हमें हैवी इन्फेक्शंस के बाद, कोई सर्जरी के बाद, लिम्फोमास के बाद, साइटोमेगैलो वायरसेस के बाद, रेस्पिरेटोरी या जीआईटी ट्रैक इन्फेक्शंस के बाद देखने को मिलता है। क्यों? वजह क्या है इसकी? क्यों ऐसा होता है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही नर्व्स को अटैक करना शुरू कर देता है? इसमें एक चीज, इस थ्योरी है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्या होती है पहले उसको समझे, फिर मैं इसके जो है ना वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की तरफ आऊंगा। देखें होता क्या, फॉर एग्जांपल हम साइटोमेगैलो वायरस को ले लेते हैं, क्योंकि साइटोमेगैलो वायरस के बाद ये बहुत कॉमनली हमें जीबीएस देखने को मिलता है। होता क्या है कि ये जो साइटोमेगाइलो वायरस है ना डॉक्टर साहबान, या किम्फेलोबैक्टर जेजुनी एक बैक्टीरिया है, उसके इन्फेक्शन के बाद भी जीबीएस बड़ा कॉमन होता है। लेकिन अब क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आ गई हैं, इस वजह से ये इन्फेक्शंस बहुत कम देखने को हमें मिलते हैं।
क्योंकि हम इन्फेक्शंस को बहुत जल्दी और बड़ा इफेक्टिवली ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैम्फेलोबैक्टर जेजुनी या साइटोमेगालो वायरसेस, इनकी हम फॉर एग्जांपल कैम्फेलोबैक्टर जेजुनी की हम बात कर लेते हैं, कैम्फेलोबैक्टर जेजुनी की हम बात कर लेते हैं। होता क्या है डॉक्टर साहबान कि इन वायरसेस के ऊपर या इन पैथोजेंस के ऊपर एक प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एम प्रोटीन्स, जिनको हम क्या कहते हैं एम प्रोटीन्स, जिनको हम क्या कहते हैं एम प्रोटीन्स। इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है मॉलिक्यूलर मिमिक्री, एम प्रोटीन्स, एम प्रोटीन्स। अब होता क्या है कि जो आपकी नर्व फाइबर की माइलिनेशन है ना डॉक्टर साहबान, उसके ऊपर भी इन एम प्रोटीन से मिलती जुलती ना प्रोटीन्स होती हैं। इन्हीं एम प्रोटीन से मिलती जुलती जो है ना वो प्रोटीन्स होती है, यानी कि सेम एम प्रोटीन नहीं होती, एम प्रोटीन की तरह मिलती जुलती सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मिलती जुलती जो है ना वो प्रोटीन्स होती हैं आपकी नर्व्स के ऊपर भी। अब होता क्या है कि जब हमें कोई सवेयर इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बन रही होती है जिन्होंने आकर इन एम प्रोटीन्स को अटैक करना होता है, जब वो इन नर्व्स के पास से गुजरती हैं तो वो ये समझती हैं कि मे बी ये भी वही एम प्रोटीन्स हैं जो कि कैम्फेलोबैक्टर जेजुनी के साथ लगी हुई थी। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या, एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये इनको भी अटैक करना शुरू कर देती हैं, ये इनको भी मारना शुरू कर देती हैं। यानी कि मिमिक्री एक मजाक हो गया, ये एंटीबॉडीज के साथ एक मजाक हो गया कि उन्हें ये लगा कि भाईजान ये जो एम प्रोटीन्स है ये वही वाली एम प्रोटीन्स है जो कि कैम्फेलोबैक्टर जेजुनी या साइटोमेगालो वायरस के ऊपर है, और ये वो उन्हीं एम प्रोटीन्स को नर्व्स के ऊपर जो माइलिनेशन हुई हुई होती है उन्हीं उन्हीं को समझ के उसको अटैक कर देते हैं और उसको डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑटो इम्यून डिजीज। यहां तक क्लियर होगी बात? बिल्कुल क्रॉस रिएक्ट आप इसे कहते हैं, क्रॉस रिएक्शन। मैं इसकी डिटेल्ड पैथोलॉजी में नहीं जा रहा क्योंकि हम पैथोलॉजी नहीं पढ़ रहे इस टाइम, मैंने आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया है कि जीबीएस आखिर होता क्यों है। क्लियर? ठीक है, इसकी थोड़ा सा आप डायग्राम देखें तो ये आपको डायग्राम में भी ऐसे ही नजर आएगा कि ये देखें, ये आपके लीकोसाइट्स हैं, ये आपके लीकोसाइट्स हैं, और ये किम्फेलो जो बैक्टर जेजुनी है इसके ऊपर लाइपोपोलीसेक्राइड्स या एम प्रोटीन्स, डिफरेंट किस्म की जो प्रोटीन्स होती हैं उसके ऊपर ये देखें लगी हुई है, और इसी से मिलती जुलती जो है वो यहां पर भी मौजूद है। आपके नर्व सेल्स की जो माइलिनेशन है, माइलिन शीथ है, वहां पर भी मौजूद है। तो ये लिम्फोसाइट्स, ये जो लीकोसाइट्स है, ये इसको तो अटैक करते करते रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है दोबारा से। अच्छा, इसको हम असेंडिंग पैरालिसिस क्यों कहते हैं? ये सबसे पहले इफेक्ट करती है आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज को। ये लोअर एक्सट्रीमिटीज को क्यों इफेक्ट करती है, सबसे पहले इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये इसका जो पैटर्न है, जो डिजीज का पैटर्न है, वो सबसे पहले लोअर एक्सट्रीमिटीज को करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये असेंड करता है ऊपर की तरफ। पेशेंट को जो प्रॉब्लम आएगा वो उसके गेट में प्रॉब्लम आएगा, उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम होगा, उसके लोअर लिम्ब में वीकनेस स्टार्ट होगी, वो सही तरह से चल नहीं पाएगा, सही तरह से खड़ा नहीं हो पाएगा, उसको पैरास्थेजिया फील होगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्रोग्रेस करता जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, आपको पता है जीबीएस, मलेरिया, पोलियो और मस्तीनिया ग्रेविस, इनके सिम्टम्स सबके आपस में मिलते जुलते हैं, सिर्फ इनमें डिजीज का जो पैटर्न है ना वो डिफरेंट है। मिस्थीनिया ग्रेविस में सबसे पहले आईज इन्वॉल्व होती है, आईज, आंखों का प्रॉब्लम आता है, और इसी तरह पोलियो में जो है ना वो अनसिमेट्रिकल पैरालिसिस होती है। जीबीएस में हमेशा सिमेट्रिकल पैरालिसिस होती है, और हमेशा ये जो है वो असेंडिंग पैरालिसिस होती है। हमेशा जो पैरालिसिस है, जो प्रॉब्लम है, वो पहले लोअर लिम्ब में आता है, फिर और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करता है।
अब यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों से किया जाएगा जो वाइवा में भी बड़ा कॉमनली पूछते हैं और एमसीक्यूज में भी पूछते हैं कि बेटा जीबीएस में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, जो रेड फ्लैग है, वो क्या है? जीबीएस में डेथ किस वजह से हो सकती है? जीबीएस की मोस्ट सवेयर कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? तो वो है रेस्पिरेटोरी पैरालिसिस। कि अगर जीबीएस में रेस्पिरेटोरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए, रेस्पिरेशन के मसल्स इन्वॉल्व हो जाए, तो फौरी तौर पे रेस्पिरेटोरी अरेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो जीबीएस में हमारा जो माइलस्टोन होता है कि हमने किसी तरह रेस्पिरेटोरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देनी, हमने पैरालिसिस को पहले ही इंप्रूव करना है। तो जीबीएस के पेशेंट को हम ट्रीट कैसे करते हैं? देखिए, इसका डायग्नोसिस टोटली क्लिनिकल है, कोई हमारे पास स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। हम टोटली क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, हिस्टोरिकल डायग्नोसिस करते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं कि पहले आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ, साथ में आप क्लिनिकल चेक करते हैं कि सबसे पहले पैरालिसिस कहां पे हुआ था, स्टार्ट हुआ था। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टडीज, ईएमजी स्टडीज, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये सब की सब आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। अब इलेक्ट्रोमायोग्राफी या कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल आपको यही बताएगी कि भाईजान एक्शन पोटेंशियल कम हो गई है, लेकिन इसका जो परफेक्ट डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल और हिस्टोरिकली है। कि हिस्ट्री में आप ये पूछ लेते हो कि भाईजान ये बताएं कि इसको पहले कोई सवेयर इन्फेक्शन, कोई वायरल, कोई बैक्टीरियल या कोई एचआईवी का पेशेंट है या कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, तो वो आप पूछते हैं। आवाज सबको ठीक आ रही है डॉक्टर साहब मेरी? डॉक्टर नूर इलाही कह रहे हैं कि आवाज ठीक नहीं आ रही। जी, सबको ठीक आ रही है। डॉक्टर नूर, अपना इंटरनेट देखो यार। अच्छा जी, तो हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री और फिर क्लिनिकल। क्लिनिकल में आप क्या देखोगे? सबसे पहले उसके लोअर लिम्स को चेक करोगे, लोअर लिम्ब की मोटर पावर चेक करोगे, लोअर लिम्ब का सारा आप उसके करोगे। अच्छा, इसमें आप सेंसरी भी चेक करोगे और मोटर भी चेक करोगे, लेकिन सेंसरी जो सेंसेशन है वो इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती जितनी मोटर सेंसेशन इफेक्ट हुई होती है। तो आपने प्रॉपर सारे के सारे इसमें मोटर की पावर चेक करनी है, टून चेक करनी है। वो आप लोग जब अपना सीएनएस का एग्जामिनेशन करते हैं तो लोअर लिम्ब की आप पावर चेक करेंगे, टून चेक करेंगे, फैसिकुलेशन चेक करेंगे, सारा कुछ चेक करेंगे और आपको ये पता चल जाएगा। और कंपेयर कर लेंगे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को, आपको पता चलेगा कि पैरालिसिस स्टार्ट कहां से हुई है। ट्रीटमेंट क्या है डॉक्टर साहब? इसकी ट्रीटमेंट आपको सबसे जरूरी है केयरफुल मॉनिटरिंग। ये एक सेल्फ जो है ना रिलीफ डिजीज है, ये खुद ब खुद थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन इसको सबसे ज्यादा हमें जो इसमें जो चीजों का हमें मैनेज करनी होती है वो करनी होती है कि किसी तरह पल्मोनरी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए। क्योंकि अगर पल्मोनरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए तो वेंटिलेशन की तरफ पेशेंट चला जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये खुद जो है ना वो ठीक होने वाली डिजीज है, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद ये अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम उसे आईवी इम्यूनोग्लोबुलेंस भी देते हैं और बाज दफा हमें प्लाज्मा फेरेसिस भी करवानी पड़ती है। मतलब हम उसके प्लाज्मा में से सारी की सारी एंटीबॉडीज को रिमूव भी करते हैं अगर डिजीज कंटिन्यू रहे। नॉर्मली तो ये 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है पेशेंट। हम उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, उसका जो ओरिजिनल इन्फेक्शन है उसे ट्रीट करते हैं और पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी डिजीज जीबीएस। नेक्स्ट आपकी जो डिजीज है वो है मस्थीनिया ग्रेविस। मस्थीनिया ग्रेविस में भी आपको सेम यही प्रॉब्लम होता है। इट इज आल्सो ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें क्या होता है कि आप सबने पढ़ा था कि आपके जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं वहां पर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। मस्थीनिया ग्रेविस में उन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। इट इज टोटली ऑटो इम्यून। इसमें कोई मॉलिक्यूलर में जो है ना वो मेमिक्री नहीं है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं डॉक्टर साहब हम स्टीरॉइड्स जीबीएस में नहीं प्रिस्क्राइब करते, क्योंकि जीबीएस ऑलरेडी किसी इंफेक्शन की वजह से हो रही होती है और हमें इम्यूनिटी को भी उसमें स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो स्टीरॉइड्स हम स्वेयर डिजीजेस के अंदर प्रिस्क्राइब जरूर करते हैं, लेकिन हम आईवी इम्यूनोग्लोबुलेंस और प्लाज्मा फेरेसिस की तरफ जाते हैं। ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है अगर आप ओरिजिनल इन्फेक्शन को ट्रीट करें। ठीक है, तो रखते जीबीएस में। अच्छा, मस्थीनिया ग्रेविस में
ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है आपके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं, ये मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये डायग्राम देखें, ये देखें, ये एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डायग्राम है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के अंदर आप सबको पता है कि ये एंड प्लेट पोटेंशियल है, आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि ये आपका मस्कुलर पोर्शन है और ये ऊपर आपका नर्व का पोर्शन है। ठीक है, ये नर्व है और ये मसल है। ठीक है, अच्छा नहीं, मस्थीनिया ग्रेविस जरूरी नहीं है कि वो पोस्ट इन्फेक्शियस हो। मस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी होती है, जेनेटिकल इशू या कोई ऑटो इम्यूनिटी खुद ही डेवलप हो जाती है। इसकी ओरिजिनल कॉजेज आइडियोपैथिक है, हमें नहीं पता। ठीक है, ये आपका मस्कुलर एंड है, ये आपका न्यूरोनल एंड है। अब मस्कुलर एंड के ऊपर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में यहां पर आपके मौजूद होते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, जहां पर एसिटाइलकोलिन आकर लगती है, एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट होती है और आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब मस्टीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि ये जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो इनको कॉन्टिन्यूसली क्या करती हैं, कॉन्टिन्यूसली इनके ऊपर आकर अटैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से एंड प्लेट पोटेंशियल नहीं प्रोड्यूस हो पाती और मसल फिटीग में चला जाता है। मसल्स की फिटीग होना शुरू हो जाती है, मसल्स की वीकनेस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज कॉन्टिन्यूसली इसको स्टिमुलेट करती हैं, आपके जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से मसल्स फटीग हो जाती है और मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, मसल्स काम करना छोड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें इसमें और जीबीएस में फर्क ये है कि जीबीएस एक तो पोस्ट इन्फेक्शियस कॉमन है, मस्थीनिया ग्रेविस पोस्ट इन्फेक्शियस नॉर्मली नहीं होती, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज। जीबीएस में टोटल जो है वो असेंडिंग पैरालिसिस होती है हमेशा। जीबीएस में हमेशा जो प्रॉब्लम है वो लोअर लिम्ब से स्टार्ट होगी और फिर वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। जीबीएस में पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट बड़ी कॉमन है। मस्टीनिया ग्रेविस में सबसे पहले जो आपको इशू देखने को मिलेगा वो आपको आंखों में देखने को मिलेगा, टोसिस, डिप्लोपिया, और फिर उसके बाद आपको एक्सट्रीमिटीज उसमें इन्वॉल्व होगी। लेकिन मस्थीनिया ग्रेविस में पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट बहुत रेयर है या बहुत ही अनकॉमन है या बहुत ही लेट होती है। मस्थीनिया ग्रेविस में सबसे पहले जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो आपकी आई की इन्वॉल्वमेंट होगी, टोसिस, डिप्लोपिया, उसके बाद आपके जो फ्रिंजियल मसल्स हैं, जो लैरिंक्स के फेरिंक्स के मसल्स हैं, आपको खाने में मसला होगा, पीने में मसला होगा, सांस लेने जो इसमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज नहीं फौरी तौर पे इन्वॉल्व होती। अच्छा, और जीबीएस वक्त के साथ साथ ठीक होना शुरू हो जाती है, लेकिन मस्थीनिया ग्रेविस वक्त के साथ साथ वर्ष से वर्ष होती जाती है अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते। एम आई क्लियर? डिफरेंस समझ आया जीबीएस और एमजी का? ये छोटी छोटी डिजीजेज है, बड़ी आसान है, इनको बस डायग्नोस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट बड़ी ही आसान है। इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले तो एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर्स देने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी तरह हम जो कॉन्टिन्यूअस जो है ना वो हो रही है, कॉन्टिन्यूअस जो हो रही है उसको हम रोक सकें। प्राइडोस्टिगमीन देते हैं हम, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइडोस्टिगमीन देते हैं हम, इसमें बहुत ज्यादा जो है कॉमन है। डॉक्टर साहब इट इज ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यूनिटी तो वक्त के साथ ठीक नहीं ना होगी, पोस्ट उसमें तो पोस्ट इन्फेक्शियस थी, जब तक इन्फेक्शन रहेगा तब तक उसकी प्रोटीन्स ब्लड में रहेंगी और एंटीबॉडीज बनती रहेंगी। जैसे इन्फेक्शन खत्म होगा एंटीबॉडीज बनना खत्म हो जाएंगी और वो एंटीबॉडीज आपके नर्व्स को भी डिस्ट्रॉय करना खत्म हो जाएंगी। इसमें तो डायरेक्ट अटैक ही आपकी नर्व्स की जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं। तो इसमें तो कॉन्टिन्यूसली एंटीबॉडीज बनती जाएंगी और कॉन्टिन्यूसली वो आपके जो है वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को अटैच होती जाएंगी और आपके मसल्स को वीक करती जाएंगी। क्लियर डॉक्टर सना कि इसके सिम्टम्स क्यों दिन बाय दिन वर्स होते जाते हैं? तो इसमें सबसे पहले तो हम मैंने जीबी में इम्यूनो सप्रेसेंट क्यों नहीं देते, मेरे ख्याल से ये पहले मैंने कोई 5 मिनट लगा के बता दिया हुआ है। अच्छा जी, एस इनहिबिटर्स में प्राइडोस्टिगमीन इसमें बड़ी कॉमन है। क्यों हम देते हैं एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर? एसिटाइलकोलिनेस्टरेज का काम क्या होता है कि उसने एसिटाइलकोलिन को जो है थोड़ी ही देर के बाद
वहां से उसकी ब्रेकडाउन कर देनी होती है ताकि एसिटाइलकोलिन ज्यादा देर तक ना रहे। तो एसिटाइलकोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर हम देते हैं ताकि एसिटाइलकोलिन मसल्स में थोड़ी देर ज्यादा रहे और वो जाकर मसल्स के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करे, ना कि एंटीबॉडीज एक्टिवेट करें, ना कि एंटीबॉडीज जाकर वहां जगह लें। इसमें हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। क्यों इसमें देते हैं? क्योंकि इसमें ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है? इसमें ओरिजिनल प्रॉब्लम, इसमें कोई इन्फेक्शन प्रॉब्लम है? इसमें कोई इन्फेक्शन प्रॉब्लम है? नहीं, इसमें प्रॉब्लम टोटली जो आपकी रूट कॉज है वो है ऑटो इम्यूनिटी। वो इसमें जो रूट कॉज है, जीबीएस की रूट कॉज क्या थी? इन्फेक्शन। इसकी रूट कॉज क्या है? ऑटो इम्यूनिटी। इसमें हम देते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, इसमें हम एजिथायोप्रीन या साइक्लोस्पोरिन्स भी देते हैं, इसमें भी हम प्लाज्मा फेरेसिस करवाते हैं। क्लियर? आप समझ आती है कि इसमें हम क्यों एंटीबॉडीज देते हैं या इसमें क्यों इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं? डॉक्टर साहब, एंटीबॉडीज जो है वो आपकी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर अटैच हो जाती हैं, जो कि नॉर्मल एसिटाइलकोलिन को वहां पर अटैच नहीं होने देती और एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। क्लियर? हमने एंटीबॉडीज की जगह वहां पर एसिटाइलकोलिन को लगवाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी को इंक्रीज करें। और एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? या तो एसिटाइलकोलिन दे दें या एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर दे दें, जाके वो एसिटाइलकोलिन की ब्रेकडाउन ना करे और एसिटाइलकोलिन ज्यादा देर तक रहे और वो जाकर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करे, ना कि एंटीबॉडीज उसकी जगह पर आकर अटैच हो। एम आई क्लियर? इसमें हम इम्यूनोसप्रेसेंट क्यों देते हैं? बात समझ आती है? उसमें रूट कॉज क्या थी? इन्फेक्शन। उसमें हमने इन्फेक्शन को खत्म करना है और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं। जैसे इन्फेक्शन खत्म होगा, जीबीएस अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसमें रूट कॉज क्या है? ऑटो इम्यूनिटी। इसमें डिवेल्प ही ऑटो इम्यूनिटी हो रही है और इसमें अगर हमने ठीक करना है तो हमें इम्यूनिटी को सप्रेस करवाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले तो हम एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स देते हैं कि उससे शायद काम बन जाए, उससे ना बने तो फिर हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं। क्लियर? आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स इसमें दे दें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दें, एजिथायोप्रीन दे दें, साइक्लोस्पोरिन्स दे दें, या हम प्लाज्मा फेरेसिस भी करवाते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जो कि तमाम की तमाम सिचुएशंस जिससे ना ठीक हो रही है। ठीक है? प्लाज्मा फेरेसिस जो होती है ये हम हर पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर है और इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। पूरा का पूरा ब्लड में से आपको एंटीबॉडीज रिमूव करनी होती हैं। इस तरह जो है ना, हर पेशेंट को हम इसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, प्रिस्क्राइब नहीं करते। ठीक है? क्लियर डॉक्टर साहबान? ये थे आज के आपके लेक्चर मस्तीनिया ग्रेविस का। और जो है ये स्टेप अप से करने, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रोक के अलावा आपने स्टेप अप से करना है। डॉक्टर साहब, जीबीएस की मैं बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है? तो ये आपने स्टेप अप से करने, नहीं इसमें नहीं हम देते। ठीक है? मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रोक सिर्फ आपने स्टेप अप से करना है। सॉरी, मैं फिर मैंने पहले दिन आपको इसलिए बार बार मैं बताता हूँ, स्ट्रोक सिर्फ आपने स्टेप अप से करना है। मैंने ये फिर मुझे रोज मुझसे पूछते हैं ना आप, मैं आपको स्ट्रोक सिर्फ आपने स्टेप, ये क्या हो रहा है, इसको क्यों नहीं चल रहा? स्ट्रोक सिर्फ आपने स्टेप अप से करना है, मैं बार बार बता रहा हूं। और बाकी जो है वो आपने परवेज अकबर से करना है। बाकी परवेज अकबर से करना है, ये मैं बार बार कह चुका हूं आपको। बिल्कुल वो हम यूज करते हैं डायग्नोसिस में, टेंसलॉन टेस्ट और एंडोर्फोनियम वगैरह जो एमजी की।